हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार, आपका जीके एंड जीएस एजुकेटर। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस बाज पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके 3 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आज हम देखने वाले हैं 4th पार्ट, और इसमें हम बात कर रहे थे प्लांटी किंगडम के बारे में, प्लांटी जगत के बारे में। तो ध्यान दीजिए, RH वीटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे, 5 जगत बनाए थे, और उसमें हमने बात कर ली है मोनीरा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, फंजाई किंगडम के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं प्लांटी किंगडम के बारे में, पादप जगत के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, हमने कहा कि जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, उनको भी हमने कई वर्गों में, कई क्लासों में विभाजित किया है, कई कैटेगरी हमने बनाई है, जैसे कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें हमने बात कर ली थी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या बात कर ली थी, किसे ब्रायोफाइटा कहा था, थैलोफाइटा कहा था, फिर आगे क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने कहा था कि जितने भी प्लांट हैं, देखिए ध्यान दीजिए, भी हमने कहा कि प्लांट जो हैं 2 प्रकार के हो जाएंगे मेनली। एक वो प्लांट जिनका पादप शरीर क्या है, अविभेदित है। अविभेदित है, अनडिफरेंशिएटेड है। इट मीन्स वो प्लांट जिसमें जड़ नहीं पाई जाती, तना भी नहीं पाया जाता, पत्तियां भी नहीं पाई जाती है। और ऐसे प्लांट्स को हमने रखा था थैलोफाइटा के अंदर। यानी कि थैलोफाइटा वाले जो प्लांट होते हैं, उनमें अलग अलग भाग नहीं पाए जाते प्लांट में। वो पौधे सब तरफ से एक जैसे ही दिखते हैं। और इनका उदाहरण, एग्जाम्पल हमने बात की थी, शैवाल जितने भी होते हैं, एल्गी जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, थैलोफाइटा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जो प्लांट अविभेदित पादप शरीर का है, जड़ तना पत्ती नहीं पाया जा रहा, थैलोफाइटा के अंदर आएगा। और जो प्लांट विभेदित पादप शरीर का है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, हम कह देंगे उनमें क्या होगा, जड़ भी पाई जाएगी, तना भी पाया जाएगा, और पत्तियां भी पाई जाती हैं। देखिए, हाँ भाई, देखिए जो विभेदित पादप शरीर होगा, हमने पहले बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। विभेदित या डिफरेंशिएटेड का मतलब है जड़ तना पत्ती सब पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कह देंगे, इसमें ध्यान दीजिए, जड़ तना पत्ती तो पाए जा रहे हैं, लेकिन वो प्लांट जिसमें संवहनी उत्तक नहीं पाए जा रहे हैं, कंडक्टिव टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं। कंडक्टिव टिश्यू कौन होंगे वे, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम क्या काम करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। तो जैसे जल जैसे जाइलम, एफ से फूड और एफ से क्या हो गया, फ्लोएम। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो हम बात कर रहे थे कि वो प्लांट जो डिफरेंशिएटेड तो है, विभेदित तो है, लेकिन कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट है इसके अंदर। यानी कि हम कह देंगे संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते, या हम कह देंगे फ्लोएम भी नहीं पाया जाएगा, जाइलम भी नहीं पाया जाएगा। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। ध्यान दीजिए, थैलोफाइटा जो मैंने नाम दिया था, थैलोफाइटा में थैलो शब्द आता है थैलस से, और थैलस का अर्थ होता है समुद्र यानी कि सागर। यानी कि थैलोफाइटा में कौन से प्लांट आते हैं, जो समुद्र में उगते हैं, यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो जलीय, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं, वो सारे के सारे किस में आ गए थे, वो सारे के सारे थैलोफाइटा में आ गए थे। लेकिन ब्रायोफाइटा के लिए मैंने बताया था कि इन प्लांट्स को जमीन की भी जरूरत है और जल की भी जरूरत है। जल और जमीन दोनों की इनको जरूरत होती है। तो इसलिए ब्रायोफाइटा को हमने कहा था पादप जगत का उभयचर, या फिर हम कह देंगे एम्फीबियन ऑफ द प्लांटी किंगडम। तो ब्रायोफाइटा की हमने बात कर ली थी। तो ब्रायोफाइटा को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, आप कह दोगे कि वो प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड है, विभेदित है, यानी कि जिनमें जड़ तना पत्ती पाया जाता है, लेकिन संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते, कंडक्टिव टिश्यू नहीं पाए जाते, या फिर आप बोलोगे फ्लोएम और जाइलम जिसमें एब्सेंट रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उन सभी प्लांट्स को हमने रखा है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनमें कंडक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें फ्लोएम भी पाया जाएगा, जाइलम भी पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो डिफरेंशिएटेड प्लांट, वो विभेदित पादप जिनमें फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं, इनको भी हमने आगे और क्लासिफाई किया है। देखिए नेक्स्ट। हाँ भाई, हमने कहा कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि विभेदित शरीर वाले पादप जिनके अंदर, विभेदित शरीर वाले पादप जिनके अंदर कंडक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, फ्लोएम और जाइलम पाए जा रहे हैं, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड फिर से कर दिया है।
अब इनमें कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनाने की क्षमता नहीं होती, जो सीड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सीड फॉर्मेशन करते हैं, बीज बनाने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए संवहनी उत्तक तो पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें बीज नहीं बनते, बीजों का निर्माण नहीं होता। यानी कि आप कह दोगे बीज नहीं बनते। वो प्लांट जिनमें जड़ तना पत्ती पाया जाता है, फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है, लेकिन बीज नहीं बनते, या फिर आप कह दोगे नो सीड फॉर्मेशन, या आप कह दोगे सीडलेस प्लांट। आप कह दोगे जो सीडलेस प्लांट होते हैं जिनमें बीज ही नहीं बनते, बीज नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखिए ऐसे प्लांट को हम क्या कह देंगे, ऐसे प्लांट को हम कह देंगे टेरिडोफाइटा। ऐसे जितने भी प्लांट होंगे, पादप होंगे, उनको रखा गया है टेरिडोफाइटा के अंदर। तो ये था तीसरा प्रकार प्लांट का, टेरिडोफाइटा। यानी कि वो प्लांट जिनका पादप शरीर विभेदित है, यानी कि जिनमें जड़ तना पत्ती भी पाया जाता है, संवहनी उत्तक यानी कि कंडक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, लेकिन उनमें बीज नहीं बनते हैं, ऐसे प्लांट्स को हमने रखा है टेरिडोफाइटा में। और ध्यान दीजिए मैंने कहा था थैलोफाइटा एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पूरी तरह जलीय पादप है। दूसरा हमने कहा था ब्रायोफाइटा उभयचर है, जल भी चाहिए जमीन भी चाहिए। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है इनमें हम कह देंगे कि गीली मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं, नम मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे कि जिनमें बीज बनते हैं, जिनमें बीज बनाने की क्षमता होती है, उन प्लांट को हम क्या कहेंगे, देखिएगा आगे चलते हैं। इसमें हम कह देंगे कि पादप शरीर तो क्या था, विभेदित था। पादप शरीर क्या था, विभेदित, यानी कि प्लांट जो है डिफरेंशिएटेड है, प्लांट जो है डिफरेंशिएटेड है। और हम कह देंगे कि इनमें फ्लोएम जाइलम भी पाए जाते हैं, यानी कि आप कह दोगे कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। या फिर आप कह दोगे संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। लेकिन संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन इनके भी क्या हो जाएंगे, दो प्रकार हो जाएंगे। संवहनी उत्तक पाए जाते हैं और आप कह दोगे जिनमें बीज बनाने की भी क्षमता होती है। देखिए यहाँ तक आने के बाद अगर बीज नहीं बना पा रहा है तो हम इसे किस में रख देंगे, टेरिडोफाइटा में रख देंगे। लेकिन यहाँ बीज बनाने की क्षमता है तो आप कह दोगे सीड बियरिंग प्लांट, या आप कह दोगे वो प्लांट जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, जिनमें बीज बनते हैं, बीजों का निर्माण होता है। वो प्लांट जो डिफरेंशिएटेड भी है, कंडक्टिव टिश्यू भी पाए जा रहे हैं, बीज भी बनते हैं, ऐसे प्लांट्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसे प्लांट भी 2 प्रकार के हो जाएंगे। कैसे भाई, कुछ प्लांट वो होंगे जिनके बीजों पर एक आवरण पाया जाता है, एक कवर पाया जाता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नेक्ड सीड हम कह सकते हैं, जिनके बीजों पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए हमने कहा 2 प्रकार के बीजों का निर्माण हो रहा है, इसके बाद भी 2 कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी देखिए, हम कह देंगे वो जिनके बीजों पर कवर नहीं पाया जाता, यानी कि आप लिख देंगे कि इन पर जो है सीड कवर नहीं होता, बीजों का आवरण, बीजों का आवरण नहीं पाया जाता। वो प्लांट जिन पर बीजों का आवरण नहीं पाया जाता। या फिर आप कह सकते हैं कि इनके बीज जो होते हैं नेक्ड होते हैं, यानी कि हम कह देंगे कि इनके जो बीज होंगे कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, नग्न बीजी इनको हम बोल सकते हैं। भी जिनके बीजों पर आवरण नहीं है, कोई कवर नहीं है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, नग्न बीजी कह सकते हैं। या फिर आवरण नहीं है तो हिंदी में एक शब्द इसको और बोला जाता है, इनको बोला जाता है अनावृत बीजी। हिंदी वाले ध्यान दें, इनको हम क्या कह सकते हैं, अनावृत बीजी कह सकते हैं। ध्यान देना, ऐसे जो भी प्लांट हैं जिनमें जड़ तना पत्ती भी पाया जाता है, फ्लोएम जाइलम भी पाया जाता है, बीज भी बनते हैं, लेकिन बीजों के ऊपर कवर नहीं पाया जाता, ऐसे प्लांट को हम रखते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो ध्यान दीजिए
ये हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। तो हमने देख लिया है क्या थेलोफाइटा है, क्या ब्रायोफाइटा है, क्या टेरिडोफाइटा है, क्या जिम्नोस्पर्म। अगर जिम्नोस्पर्म को डिफाइन करना हो कैसे करोगे, आप कहोगे जिनमें जड़ तना पत्ती भी पाया जाता है, यानी कि रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होती हैं, कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि संवहनी ऊतक पाए जाएंगे, और हम कह देंगे जिसमें बीजों का निर्माण भी होता है, सीड फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन बीजों पर कवर नहीं पाया जाता, सीड पर कोई कवर नहीं होगा, नग्न बीज होते हैं, ऐसों को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और ध्यान दीजिएगा जिम्नोस्पर्म, अभी तो हम बस नाम देख रहे हैं कि भाई इनको डिफाइन कैसे करते हैं, इसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं कि वो प्लांट जिनके बीज तो बनते हैं और बीजों पर क्या पाया जाता है, आवरण। और वो आवरण होता किसका है, ध्यान देना, वो आवरण होता है फ्रूट का, यानी कि फल का। यानी कि यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूँ क्या, कि हम कह देंगे यहाँ बीजों का आवरण पाया जाता है, बीजों पर क्या होता है, आवरण पाया जाता है, यानी कि हम कह देंगे सीड कवर प्रेजेंट होगा इसमें, हम कह देंगे इनमें सीड कवर पाया जाएगा। बीजों पर आवरण होता है, सीड कवर प्रेजेंट होता है, बीजों पर आवरण होगा, सीड कवर प्रेजेंट होगा। और ये सीड कवर जो है ये काहे का होगा भाई, बीजों पर जो ये आवरण है ये किसका होता है, तो ध्यान दीजिए ये होते हैं आपके फ्रूट्स यानी कि फल। यानी कि इसमें वो प्लांट आएंगे जिनमें बीज जो है फलों में बंद पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर फल है तो आप कह दोगे फ्लावर भी होंगे। ध्यान दीजिए सीड कवर किसका होगा यहाँ पर, आप कह दोगे यहाँ, यानी कि हम कह देंगे ये किसका होगा, फलों का होगा, फ्रूट्स का होगा, ठीक है। इट मीन्स ये वाले जो प्लांट हैं इनको आप क्या कह सकते हैं भी, इनमें हम कह देंगे कि फ्लावर भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, ठीक है। फल है तो क्या होंगे, फूल भी होंगे, तो इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि हिंदी में हम बात करेंगे पुष्पीय पादप, इनको हम क्या कह देंगे, पुष्पीय पादप। जब भी एग्जाम में बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, पुष्पीय पादप की, तो आपको समझ जाना है फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान दीजिए जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है, यानी कि फल भी पाए जाएंगे, वहाँ फूल भी लगेंगे, और ऐसे प्लांट्स को हमने रखा है किसमें भाई, ऐसे प्लांट को हमने रखा है एंजियोस्पर्म में। ये सबसे विकसित पादप हैं, सबसे ज्यादा डेवलप प्लांट हैं ये। एंजियोस्पर्म। और ध्यान रखना आवरण इन पर पाया जाता है, इन पर आवरण पाया जाता है, इसलिए आप इनको कह सकते हैं आवृत बीजी। वो था अनावृत बीजी क्योंकि आवरण नहीं पाया जाता था, यह आवृत बीजी। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इनके बीजों पर आवरण पाया जाता है, इसलिए आप इनको क्या कह सकते हैं, हिंदी में आवृत बीजी कह सकते हैं। तो देखिए ये थे 5 प्रकार प्लांट के। सबसे पहले था थेलोफाइटा, फिर हमने बात की है ब्रायोफाइटा के बारे में, फिर हमने बात की टेरिडोफाइटा के बारे में, और अभी हमने डिफरेंस देखा है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। क्या डिफरेंस है, बस इतना सा ही फर्क है कि इसके बीज जो है खुले में होते हैं, कोई आवरण नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, और इनके बीज फलों के अंदर बंद होते हैं, आवरण होता है फ्रूट का, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा किस में भाई, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी है। और एक बात ध्यान दीजिए, जब बात पूछी जाए पुष्पीय पादप की या पूछा जाए फ्लावरिंग प्लांट की, तो फ्लावरिंग प्लांट ओनली एंड ओनली कौन होगा भाई, एंजियोस्पर्म होगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट अपुष्पीय पादप में बाकी सारे आ जाएंगे, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये सारे के सारे अपुष्पीय पादप हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म ही क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पादप हैं। ये बात अपन सभी को ध्यान में रखनी है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात और। बीज बनाने की क्षमता के आधार पर प्लांट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। बीज बनाने की क्षमता के आधार पर प्लांट को हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक तो वो प्लांट जिनमें बीज बनते हैं और एक वो है जिनमें बीज नहीं बनते।
बीज बनते किस में है, ध्यान देना, सीड फॉर्मेशन होता किस में है, ध्यान दीजिएगा सभी, सीड फॉर्मेशन किस में होगा, यानी कि बीजों का निर्माण किस में होता है, कैसे भी हो, चाहे वो नग्न बीज हैं, चाहे वो आवृत बीजी हो, चाहे नावृत हो, कैसे भी, बीजों का निर्माण किस में होता है। तो हम कह देंगे भाई, एक तो अभी हमने पढ़ा, एक तो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसमें बीज बनते हैं लेकिन खुले में होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म में। और एक हमने का इसमें नाम लिया था हमने एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म में भी बीज होते हैं और फलों में बंद होते हैं, ये दोनों में अभी जस्ट हमने डिफरेंस देखा है, तो ये हो गया एंजियोस्पर्म। तो ये वो कैटेगरी है, ये वो प्लांट है जिनके अंदर बीज बनते हैं, और बीज जिसके अंदर नहीं बनते, नो सीड फॉर्मेशन, नो सीड फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि आप कह दोगे वो प्लांट जिसमें बीज नहीं बनते, बीजों का निर्माण नहीं होगा, वो प्लांट जिसमें बीजों का निर्माण नहीं होगा, उनको क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, दो प्रकार के प्लांट की हमने बात की, एक में तो बीज बनते हैं, जो बनते हुए एंजियोस्पर्म हो गए हैं और जिम्नोस्पर्म हो गए हैं, और जिनमें बीज नहीं बनते हैं, कौन कौन आ जाएगा, बीज किस किस में नहीं बनेंगे, तो ध्यान देना, एक तो आपका है थेलोफाइटा, थेलोफाइटा में भी कोई बीज नहीं होते हैं, थेलोफाइटा में भी कोई बीज नहीं होंगे। इसके बाद हम नाम लिखेंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी किसी प्रकार के कोई बीज नहीं होते हैं, बाकी डिटेल में जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तब देखेंगे इनके बारे में, अभी तो ऊपर ऊपर से हम थोड़ा देख रहे हैं इनको कौन कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। और एक हमने कहा था टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने लिखे हैं, थेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ये तीनों ही वो प्लांट हैं, वो पादप हैं जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, नो सीड फॉर्मेशन। और ध्यान दीजिए, अब ये जो दो कैटेगरी है इन्हें हम क्या कहेंगे, तो ध्यान देना कि जिसमें बीज बनाने की क्षमता नहीं होती है उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स, इन्हें बोला जाएगा क्रिप्टोगैम्स। तो ये ध्यान में रखना है अपने को, क्रिप्टोगैम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन क्रिप्टोगैम्स का एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस में बीज नहीं पाए जाते हैं, तो ये तीन उदाहरण अपने को याद रख लेने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें बीज बनाने की क्षमता होती है, तो जिनमें बीज बनाने की क्षमता होती है इनको हम कह देंगे फेनरोगम, इनको हम कह देंगे फेनरोगम। तो ये डिफरेंस था क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगम्स में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। तो ये अपने को दोनों फर्क डिफरेंस जो है ध्यान में रखने, एक हो गया फेनरोगैम्स, एक हो गया क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट चलिए भी आगे बात करेंगे अभी हम, नेक्स्ट। तो ये थे प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी कि ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसी के साथ ही हमने देखा कौन पुष्पीय पादप है, कौन अपुष्पीय पादप है, कौन फ्लावरिंग है, कौन नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और इसके बाद हमने देख लिया है इसके अंदर कि कौन क्रिप्टोगैम्स है और कौन फेनरोगैम्स। चलिए अब हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थेलोफाइटा में। थेलोफाइटा का एग्जाम्पल हमने बताया था शैवाल, तो शैवाल की बात हम अभी करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, हम शुरुआत करेंगे थेलोफाइटा से। थेलोफाइटा का उदाहरण हमने बताया था शैवाल, यानी कि वो प्लांट जिनमें जड़ तना पत्ती पाया जाता है, सॉरी वो प्लांट जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हम कह देंगे शैवाल, जो कि किस में आते हैं, थेलोफाइटा के अंदर। सीजल मेंस का क्वेश्चन था भैया। तो ध्यान दीजिए, थेलोफाइटा का उदाहरण क्या है, हमने लिखा कि थेलोफाइटा का एग्जाम्पल है शैवाल।
शैवाल यानी कि एल्गी। ठीक है, ये जलीय पादप होते हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं। और हम कह देंगे क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं। सबसे पहला सवाल, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर कर दोगे फाइकोलॉजी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फाइकोलॉजी। और पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये बात पूछी जाती है तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, जनक किसे माना गया है। हु इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी कि वो व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा इनके बारे में बात की है। तो फाइकोलॉजी के जनक माना गया है F.E. फ्रीड्स। F.E. फ्रीड्स को फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाई। कैसे पूछा गया था, एक बार सीजल मेंस में ये पूछा जा चुका है। और इन्होंने शैवालों के बारे में, एल्गी के बारे में कब बात की थी, वो टाइम क्या था, ईयर क्या था, तो आप कह दोगे 1935, 1935 में इन्होंने 1935 में इन्होंने शैवालों के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में बात की थी और इनकी प्रजनन प्रणाली के बारे में बात की थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। तो सीजल मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि 1935 में वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एल्गी की, शैवाल की स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर को स्टडी किया है और उसके बाद उसने कहा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी किया है, प्रजनन तंत्र को देखा है। तो हम कह देंगे वो व्यक्ति कौन हो जाएंगे, F.E. फ्रीड्स हो जाएंगे। तो ध्यान देना, शैवालों के बारे में कुछ भी पूछा जाता था आपको आंसर क्या कर देना है, किसने सबसे पहले किया होगा, F.E. फ्रीड्स। तो वहां भी अपने को क्या करना था, आंसर F.E. फ्रीड्स आंसर करना था। तो ये तो हो गया फाइकोलॉजी के जनक। अब इस सवाल को एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि जैसा कि आजकल सीजल मेंस में या कई सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें भारत की भी बात हो जाती है, पूछा जाता है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इनका ट्रेंड भी काफी है। तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो अपने को भैया दोनों ही याद करने हैं, इंडियन भी याद करने हैं और ग्लोबल लेवल पर है उनको भी याद करना है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी यानी कि पूछा जाता है भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, भारत में किसने सबसे ज्यादा शैवालों पर काम किया। तो पूछा जाता है भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आंसर हो जाएगा M.O.P. अयंगर। M.O.P. अयंगर, ये नाम अपने को याद कर लेना भी। M.O.P. अयंगर, भारत के अंदर अगर किसी ने शैवालों पर काम किया है तो वो साइंटिस्ट हैं M.O.P. अयंगर। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए हैं। शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी आप कह दोगे M.O.P. अयंगर। और पूछा जाएगा फादर ऑफ फाइकोलॉजी आप कह दोगे F.E. फ्रीड्स, जिन्होंने 1935 में शैवालों की संरचना की बात की और उनके प्रजनन प्रणाली का अध्ययन किया। चलिए भी आगे चलते हैं इसमें। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, ध्यान देना भाई, शैवाल किस में आ रहे हैं समझिए, शैवाल एल्गी किस में आ रहे हैं, थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा कौन है, प्लांट है। और प्लांट में याद कीजिए, प्लांट है तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, हरित लवक भी होगा। और ध्यान रखना अगर क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर होगा इट मीन्स शैवालों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का पता किसमें लगाया गया था, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें हुई थी, प्रकाश संश्लेषण का पता किसमें लगाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश संश्लेषण का पता शैवालों में लगाया गया था। या किस में लगाया गया था, शैवालों में। यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा
डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनकी खोज किस में की गई थी? तो आप कह दोगे एल्गी में की गई थी। तो वो एल्गी या शैवाल था कौन सा? भी क्या कहा जाता है, कौन सी शैवाल थी जिसमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का पता लगा? तो आपको नाम याद रखना है, क्लोरेला शैवाल। इसके बारे में इसके बारे में और भी काफी सारी बातें जो कि हम पढ़ेंगे आगे। क्लोरेला शैवाल, एक बार तो बस नाम लिख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण का पता लगाया गया था क्लोरेला शैवाल में, क्लोरेला एल्गी में। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इसलिए ध्यान देना पूछा जाता है, या ध्यान देना शैवालों के अंदर, यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन हमारे यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका 60 से 70%, यानी कि 60 से 70% ऑक्सीजन किसके द्वारा तैयार की जाती है? कौन बनाता है? तो आप कह दोगे शैवाल बनाते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन उपलब्ध है उसका 60 to 70% किसने किया है, किसने प्रदान किया है? तो आप कह दोगे शैवालों ने प्रदान किया है। और ध्यान देना शैवाल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। इसीलिए हम कह देंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं, कार्बन स्थिरीकरण का भी काम करते हैं। कार्बन स्थिरीकरण का अर्थ क्या हुआ, ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। तो हम कह देंगे कि कार्बन स्थिरीकरण का भी काम करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी नील हरित शैवालों की, मोनेरा के अंदर, तो उन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया था। ठीक है, और ये किसका स्थिरीकरण कर रहे हैं, कार्बन फिक्सेशन बोल देंगे अपने। ठीक है, तो यानी कि शैवाल इसलिए भी हमारे लिए उपयोगी हो गए हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर भी है, 60 to 70% हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। और एक सवाल और पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री है, जो स्पेस ट्रेवलर्स है या जो एस्ट्रोनॉट हैं, वो भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो आप कह दोगे वो शैवालों का उपयोग करते हैं। यानी कि इसे क्या कहा जाता है, शैवाल जो है इसको हम क्या कह देंगे, फूड ऑफ एस्ट्रोनॉट, फूड ऑफ एस्ट्रोनॉट। फूड ऑफ एस्ट्रोनॉट, यानी कि पूछा जाता है अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्या है। फूड्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, अंतरिक्ष यात्री का जो भोजन है, या अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो आप कह दोगे शैवाल का उपयोग करते हैं। क्या रीजन है कि भाई ये शैवाल का ही क्यों उपयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर भी हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ऑक्सीजन भी बनाकर देते रहेंगे स्पेस ट्रेवलर्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन भी बनाकर दे देंगे, और जब इन्हें भूख लगेगी तो इनको खा भी लेंगे। और इसमें भी मेनली किसका यूज किया जाता है, क्लोरेला शैवाल का यूज किया जाता है। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि शैवालों के प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ एल्गी कितने हैं। तो ध्यान देना शैवालों के प्रकार की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं शैवालों के बारे में, इनके टाइप देखेंगे। ठीक है, अलग अलग कलर के जो शैवाल होते हैं उनको अलग अलग हमने नाम दिया है। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाता है, देखिए कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजल मेंस में आ चुका है ये सवाल, और बार बार ये सवाल आते रहते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि जो हरे शैवाल होते हैं, जो हरे शैवाल होते हैं, जो ग्रीन एल्गी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो हरे शैवाल हैं, जो ग्रीन एल्गी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनको क्या नाम दिया गया है? ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहते हैं। जो ग्रीन एल्गी होते हैं इनको बोला जाता है क्लोरोफाइसी, ध्यान रखिएगा, इनको बोला जाता है क्लोरोफाइसी। अच्छे से लिख देते हैं अलग कलर में, आपको अच्छे से तो हो जाए।
ध्यान देना, जो हरे शैवाल हैं इनको बोला जाता है क्लोरोफाइसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्लोरोफाइसी। ठीक है, ये हो गए हरे शैवाल। इसके बाद ध्यान दीजिए, रेड कलर के शैवाल भी पाए जाते हैं, लाल शैवाल भी पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैं यहां लिख देता हूं, जो लाल रंग के शैवाल हैं, जो रेड एल्गी होते हैं, इनको क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान देना, इनको बोला जाता है रोडोफाइसी। जो लाल रंग के शैवाल हैं इनको बोला जाएगा रोडोफाइसी। के पहले अपनी देख लेते, इनको हम बोलेंगे रोडोफाइसी। लाल रंग के शैवालों को बोला जाता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा कि जो भूरे शैवाल होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तीसरी चीज याद रखनी कि जो भूरे रंग के शैवाल होते हैं इनको क्या कहा जाता है? जो ब्राउन एल्गी हैं इनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो भूरे रंग के शैवाल होते हैं इनको कहते हैं फाइकोफाइसी। इनको आप कह दोगे फायोफाइसी। फायोफाइसी। फायोफाइसी याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जाएगा, जो येलो ग्रीन एल्गी होते हैं, देखिए अभी येलो ग्रीन यानी कि पीले और हरे। नंबर 4, पीले हरे शैवाल क्या कहलाते हैं? पीले हरे शैवाल क्या कहलाते हैं? नामों के आधार पर इनका प्रकार है भाई, और एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। आपको अच्छे से जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी अच्छे से याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ठीक है, येलो ग्रीन एल्गी। जो येलो ग्रीन एल्गी होते हैं इनको बोला जाता है जेंथोफाइसी। इनको बोला जाएगा जेंथोफाइसी। यहाँ लिख दिया मैंने जेंथोफाइसी। ठीक है, तो ये थे अपने हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और पीले शैवाल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार और देख लेते हैं अभी अपने। 4 तो हमने देख लिए, जो 5वां प्रकार है वो मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। कारण क्या है? उसका नाम है नील हरित शैवाल, जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। ध्यान देना, इधर जो मैंने 4 जितने अभी जो मैंने लिखवाए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 4 लिखवाए हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? थेलोफाइटा में आते हैं। लेकिन याद रखिए, नील हरित शैवाल अगर मैं नाम ले दूं, अगर मैं नील हरित शैवाल कह दूं, तो ये थेलोफाइटा में नहीं आकर के किस में आते हैं? ये मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में मैंने उदाहरण भी लिखवाया था कि जो नील हरित शैवाल हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इससे क्या होता है? जमीन का उपजाऊपन बढ़ता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको शॉर्टकट में BGA भी बोल सकते हैं, इनको भी अगर कलर के आधार पर कोई नाम देना पड़े तो क्या कहेंगे? इनको याद रखिएगा, इनको बोला जाता है साइनोफाइसी। क्योंकि आपको अगर याद हो, हमने नील हरित शैवाल को क्या बोला था? साइनोबैक्टीरिया बोला था। हमने कहा था कि चाहे मैं साइनोबैक्टीरिया बोलूं, चाहे मैं नील हरित शैवाल बोलूं, बात एक ही है। तो ध्यान देना, नील हरित शैवाल को हम बोलेंगे साइनोफाइसी। साइनोफाइसी। तो ये 5 नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये 5 नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शैवाल,
जिन पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ हम इंपॉर्टेंट एल्गी या शैवाल अभी देखने वाले हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, देखिए महत्वपूर्ण शैवाल, इंपॉर्टेंट शैवाल, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, अभी स्टार लगा के लिखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है, या फिर कह देंगे आयोडीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयोडीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि आयोडीन, आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है, आयोडीन प्राप्त की जाती है, आयोडीन प्राप्त की जाती है किस शैवाल से। तो भाई एक नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। आयोडीन प्राप्त की जाती है लेमिनेरिया शैवाल से, आयोडीन प्राप्त की जाती है लेमिनेरिया शैवाल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है सभी को। लेमिनेरिया एल्गी, लेमिनेरिया एल्गी। और ये किस प्रकार के शैवाल हैं, किस कलर के होते हैं, लेमिनेरिया शैवाल, लेमिनेरिया एल्गी, पूरा नाम लिख लो चाहे, लेमिनेरिया शैवाल, लेमिनेरिया एल्गी। और ध्यान रखना ये किस कलर के होंगे भाई, ये ब्राउन कलर के होते हैं। और ब्राउन कलर के, ध्यान दीजिए, किस कलर के हो जाएंगे, ब्राउन कलर के। तो ब्रैकेट में लिख भी लोगे आप कि ये कौन से वाले शैवाल है, ब्राउन कलर वाले शैवाल है, भूरे शैवाल होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, इसके बाद भूरे शैवालों में ही एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं। पूछा जाता है कि वो कौन से शैवाल हैं जिनसे कृत्रिम ऊन प्राप्त की जाती है, आर्टिफिशियल वुल जिससे हम प्राप्त करते हैं। ध्यान देना, पूछा जाता है आर्टिफिशियल वुलन किससे प्राप्त किया जाता है, आर्टिफिशियल वुलन किससे बनाया जाता है। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैं सीधा लिख देता हूँ, कृत्रिम ऊन किससे प्राप्त की जाएगी, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, कृत्रिम ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो आपको एक नाम याद रखने, सारगोशम शैवाल, ध्यान रखना, जापान के आसपास पाई जाती है। जापान के लोग सारगोशम से क्या है, ऊन भी बना लेते हैं, तो याद रखिएगा सारगोशम शैवाल, सारगोशम शैवाल से ऊन भी प्राप्त की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, सारगोशम, सारगोशम एल्गी। और ध्यान देना ये भी कैसे शैवाल हैं, ये भी भूरे शैवाल हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और है इसमें। पूछा जाता है कि अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है। ध्यान देना, अगार अगार होता क्या है, जेली जैसा एक पदार्थ है। ठीक है, जिससे हम जेली या जेम्स वगैरह ये बनाते हैं। ठीक है, आइसक्रीम में भी यूज कर सकते हैं। पूछा जाता है कि अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है, अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। यानी कि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है ये, अगार अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ एल्गी, अगार अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी या विच टाइप ऑफ एल्गी, अगार अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ अभी। दो शैवाल हैं हमारे पास जिनसे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, दोनों के ही मैं नाम लिख दूंगा। एक नाम है जेलिडियम, एक नाम है जेलिडियम। तो ध्यान देना, जेली को बनाएंगे अगार अगार से, तो जेली से क्या याद रख लोगे, जेलिडियम, ऐसे अपने को याद रख लेना, जेलिडियम। और दूसरा नाम है इसमें ग्रेसिलेरिया, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया को हमें याद रख लेना है। अगार अगार प्राप्त की जाती है, जेलिडियम से भी प्राप्त की जाएगी और ग्रेसिलेरिया से भी प्राप्त की जाएगी, ग्रेसिलेरिया। और दोस्तों याद रखना, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों के दोनों ही किस प्रकार की शैवाल है, रेड कलर की, यानी कि लाल रंग की शैवाल है। ध्यान देना, कई बार जब पूछा जाए कि अगार अगार किससे प्राप्त की जाएगी, कई बार ये नाम ना लिखा होकर के ये लिखा होगा कि रेड एल्गी है, ये लाल शैवाल है ये। ठीक है,
तो ये अपने को याद कर लेना है, जल्दी से देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, चलें आगे। इसके बाद भाई एक प्रश्न और पूछा जाता है, ध्यान देना। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। एक में तो क्या होता है, पूछा जाता है कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में, तो वहां आपको ज्यादातर आंसर मिल जाता है सोयाबीन। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए संसार में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, देखिएगा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत, संसार में प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत कौन है भाई। तो यहां मैं एक नाम लिखने वाला हूं जो है क्लोरेला शैवाल। ध्यान देना, दो आंसर इसके हो सकते हैं, या तो आप बोलोगे क्लोरेला, अभी जिसकी हमने बात की थी इसी पर ही पता लगाया गया था प्रकाश संश्लेषण का, या तो आप कह दोगे क्लोरेला शैवाल, या इसके जैसी ही एक शैवाल और है स्पिरुलिना शैवाल, स्पिरुलिना शैवाल। तो दो प्रकार के शैवाल अभी, या तो हम कह देंगे क्लोरेला शैवाल, या तो आंसर में ये लिखा होगा, या आंसर में लिखा होगा स्पिरुलिना शैवाल, स्पिरुलिना शैवाल। दोनों में ये काफी ज्यादा मात्रा में लगभग 70 to 80% प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि अगर आप ये 100 ग्राम खाओगे तो आपको लगभग 70 to 80 ग्राम क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो क्लोरेला एल्गी ये हो जाएगा, और इसका नाम है स्पिरुलिना एल्गी, स्पिरुलिना एल्गी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कितना प्रोटीन लगभग पाया जाएगा, तो आप कह दो कि लगभग 70% प्रोटीन इनमें पाया जाता है। जो आप एक अंडा खाते हैं, एग खाते हैं, तो उसमें भी कितना प्रोटीन होता है, 3 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है। मान लो अगर आप ये 100 ग्राम खा लोगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा 70 ग्राम के आसपास, और 70 ग्राम प्रोटीन को इकट्ठा करना है तो लगभग 15-20 अंडे खाने पड़ेंगे तब जाके, तो उतने के बराबर ये क्या खा लो, 100 ग्राम ये खा लो। ठीक है, तो याद रखना है क्लोरेला और स्पिरुलिना शैवाल प्रोटीन की क्या है, ये प्रचुरतम स्रोत, सबसे ज्यादा प्रोटीन इनमें पाया जाता है। भारत में वैसे बात की जाए सामान्यतः तो हम आंसर क्या देते हैं, सोयाबीन देते हैं, लेकिन सोयाबीन में कितना होता है अभी, 40 to 60% होता है, 40 to 60%, ज़्यादातर हम कह देंगे 43% के आसपास सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बाकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया प्रोटीन का स्रोत। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है क्लोरेला शैवाल के बारे में। एक बात अपने को याद रखनी है, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरेलिन। पूछा जाता है वो किस शैवाल से प्राप्त की जाती है, आप कह दोगे क्लोरेला शैवाल से प्राप्त की जाती है। ध्यान रखना, क्लोरेला शैवाल से एक एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है। एंटीबायोटिक होता क्या है, तो हम कह देंगे जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करे। और संसार की सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, ये बात हम देख चुके हैं। संसार की सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। खोजा था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और कब खोजा था, 1929 में खोजा था। इससे किस में खोजा गया था, कवक में, फंगस में, क्या नाम था उसका, पेनिसिलियम नोटेटम नाम था। वैसे ही ध्यान देना, एक एंटीबायोटिक क्लोरेला शैवाल से प्राप्त की जाती है जिसका नाम है क्लोरेलिन, इसका नाम है क्लोरेलिन। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, क्लोरेला शैवाल में किसकी अधिकता होती है, या कब इंसानों के द्वारा कब यूज ली जाती है, किस बीमारी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरेला शैवाल में किसकी अधिकता हो जाएगी, आयरन की अधिकता हो जाती है। जब किसी में आयरन की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, ठीक है, आयरन की अधिक कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, या हीमोग्लोबिन कम हो जाए,
क्योंकि हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी पाई जाती है? आयरन। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए। तो चाहे तो आयरन में कमी हो जाए, चाहे हीमोग्लोबिन में कमी हो जाए, रोग कौन सा हो जाता है? एनीमिया, यानी कि अरक्तता। डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है क्लोरेला शैवाल में किसकी अधिकता होती है या कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाएगी? आप कह दोगे इसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लाल सागर का लाल रंग किस शैवाल के कारण है? ये जो अभी हमने नाम पढ़े थे क्लोरेला और स्पिरुलिना, ये दोनों ही ग्रीन एल्गी है भाई, हरे शैवाल है, याद रखिएगा, दोनों ही ग्रीन एल्गी हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, पूछा जाता है कि लाल सागर का लाल रंग किस एल्गी की वजह से है? लाल सागर का लाल रंग, रेड कलर ऑफ रेड सी, कहां पर है भाई? रेड कलर ऑफ रेड सी, रेड सी कहां पड़ता है? ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, चेक करना सभी। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग कहां, लाल सागर का लाल रंग किस एल्गी की वजह से होगा, किस शैवाल की वजह से होगा? तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम। एक बात याद रखनी, देखिए जो इरीथ्रो शब्द होता है ना, ये किसके लिए आता है? रेड कलर के लिए आता है। जैसे कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई? इरीथ्रोसाइट होता है। साइट का अर्थ क्या होता है? कोशिका। इरीथ्रो कलर का अर्थ क्या हुआ? रेड कलर। तो यानी कि आरबीसी का जो ये नाम है इरीथ्रोसाइट कैसे पड़ गया कि लाल रंग की कोशिका है, एक रेड कलर की क्या है? सेल है। तो वहीं से आप इसका अगर शॉर्टकट या वैसे देखना चाहो, याद रखना चाहो, ऑप्शन में देखकर बताना हो, तो आपको इरीथ्रियम शब्द याद कर लेना। इरीथ्रो का अर्थ क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम। तो ये नाम अपने को याद रख लेना, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, लाल सागर का लाल रंग। इसके बाद पूछा जाता है कि समुद्री सलाद के नाम से, समुद्री सलाद के नाम से किस शैवाल को जाना जाता है? समुद्री सलाद के नाम से किस शैवाल को जाना जाता है? समुद्री सलाद, यानी कि आप कह सकते हो सी लेटस, सी लेटस या समुद्री शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है अल्वा, एक शैवाल का नाम है, क्या कह दोगे? अल्वा, इसको जाना जाता है। इसके बाद देखिए, हमने कहा कि जो शैवाल हैं, जो आपके एल्गी हैं, वो कार्बन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, कार्बन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। लेकिन इसके अलावा ध्यान दीजिए, पूछा जाता है वो कौन से शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं? याद रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कार्बन का तो हमने देख लिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? वो कौन सी शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है? तो याद रखिए दो नाम, नोस्टोक, एक तो हो जाएगा नोस्टोक और दूसरा नाम है एनाबिना। नोस्टोक एंड एनाबिना, ये दोनों ही काम करते हैं किसका भी? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो एक बात आपको और याद आ जानी चाहिए कि जो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो कौन से शैवाल होते हैं? कलर क्या होगा? नील हरित शैवाल। ये कौन है भाई? नील हरित शैवाल हैं। या आप शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, हम शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि जो नील हरित शैवाल होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और जो ग्रीन एल्गी हैं या जो बाकी जो एल्गी हैं, यानी कि जो थैलोफाइटा के अंदर ही आते हैं वास्तव में, वो कार्बन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। लेकिन नील हरित शैवाल थैलोफाइटा में नहीं आएंगे। नील हरित शैवाल किस में आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं।
तो आज शैवाल के अंदर इतना ही। अभी भी और भी बातें हैं जो एग्जाम में सवाल शैवालों से रिलेटेड, एल्गी से रिलेटेड पूछी जाती हैं, जिनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ ही जो बाकी किंगडम है, जैसे कि हमने कहा प्लांट के अंदर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा का उदाहरण शैवाल है, उसके बारे में बात की है। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उन सब की हम यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।